हेलो दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं द सक्सेस माइंडसेट सीरीज के अगले शानदार वीडियो में। एक ऐसा माइंडसेट जो आपको सफलता की तरफ ले जाए। उसमें एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि सफल लोग और खुश लोग कंप्लेन नहीं करते हैं, करते ही नहीं हैं। उनकी किसी आदमी से, किसी सरकार से, किसी संस्था से, किन्हीं लोगों से कंप्लेंट्स होती ही नहीं है। कंप्लेंट कितनी डेंजरस होती है। क्यों? कंप्लेन करने वाले आदमी कभी खुश भी नहीं रहते और कभी सफल भी नहीं होते। इसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन इसकी शुरुआत मैं करना चाहता हूं एक कहानी से। मुझे उम्मीद है आपको कहानियां सुनना अच्छी लगती है। चलिए, आज मैं आपको लेके चलता हूं जापान। मेरी आज की कहानी है जापान की। ये द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास की ये कहानी है। हिरो ओनोडा एक जापानी सैनिक है, उनकी ये कहानी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने शायद नाम सुना है, नहीं सुना है तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास की ये कहानी है। हिरो ओनोडा जब 20 साल के थे, जापान के नागरिक थे, एक चीनी और ट्रेडिंग कंपनी के लिए जापान में ही काम करते थे। उस वक्त जापान द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था, लड़ाई चली थी, तो जापान को सैनिकों की जरूरत थी। इसलिए वो नौजवानों को और फुर्तीले अच्छे खासे नौजवानों को भर्ती कर रहे थे। उसी बीच 20 साल के हिरो ओनोडा को भी चुन लिया गया सेना में भर्ती के लिए। इसे सेना में भर्ती करवाया गया, ट्रेनिंग में डाल दिया गया। जब ये ट्रेनिंग चल रही थी तो इसकी काबिलियत को, इसकी परफॉर्मेंस और इंटेलिजेंस को देखते हुए इसे इंपीरियल आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर बनाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। इसे इंटेलिजेंस ऑफिसर बना दिया गया। जब इसकी ट्रेनिंग हुई, उस ट्रेनिंग में इसको हर तरह के गुर सिखाए गए। गोरिल्ला वॉर कैसे करना है, बेरहमी से कैसे किसी को मारना है। कई महीने, सैकड़ों महीनों तक, दिनों तक, हफ्तों तक जंगल में बिना खाने के सर्वाइव कैसे करना है। अपने खाने का इंतजाम जंगलों में कैसे करना है। गुप्त सूचनाएं इकट्ठी कैसे की जाती है। दूसरों के ऊपर अटैक कैसे किया जाता है। अपना बचाव कैसे किया जाता है। छुपा कैसे जाता है। ये सारी इसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। दिसंबर 1944 को इसको एक मिशन के लिए फिलीपीन के एक टापू में छोड़ दिया गया। छोड़ने से पहले इसके कमांडर ने इसे कहा कि तुम्हें वहां पे कई महीनों और सालों तक रहना पड़ सकता है, तो अपने आप को जिंदा रखना और सारे गुर जो हमने तुम्हें सिखाए हैं उनका इस्तेमाल करना तुम्हारा काम है। वहां से खुफिया जानकारी हमें भेजना, जिसका इस्तेमाल करके हम द्वितीय विश्व युद्ध को जीत जाएंगे। और जब हमारा ये देश जापान जीत जाएगा, तब हम स्वयं तुम्हें खुद वहां से लेने आएंगे, तुम्हें वापिस लेकर के आएंगे। और जब तक मेरा आदेश ना हो, जब तक हमारा आदेश ना हो, तब तक तुम अपना काम करते रहेंगे, उसे बंद नहीं करेंगे। इस आदेश के साथ हिरो ओनोडा को भेज दिया गया उस टापू पर। जैसे ही टापू पर पहुंचा, वहां के एग्जिस्टिंग जो वहां पे सेना की टुकड़ी थी, जापानी सेना की टुकड़ी थी, उससे कांटेक्ट किया, उनके साथ अपने काम पे लग गए। कुछ एक सप्ताह बाद ही इनकी टुकड़ी के ऊपर दुश्मनों ने हमला किया, तितर बितर कर दिया टुकड़ी को। और एक स्ट्रेटेजी बनाई गई कि 4-4 के समूह में ये पूरे जंगलों में छुप जाएंगे ताकि दुश्मनों की नजर से दूर रहे। दुश्मनों के सैनिकों ने इन्हें ढूंढ ढूंढ करके मारना शुरू कर दिया। तो जितनी टुकड़ियां थी, जितने समूह थे 4-4 लोगों के, उनको ज्यादातर समूह को खत्म कर दिया। आखिरी में हिरो ओनोडा की काबिलियत की वजह से, क्योंकि उन 4 लोगों के समूह का जो कमांडिंग थी, जो अब कमांड थी, वो हिरो ओनोडा के हाथ में थी। इसके इंटेलेक्चुअल की वजह से, इसकी शातिर दिमाग की वजह से ये 4 लोग ही अंत में जिंदा रहने में कामयाब रहे। ये जंगलों में छुप जाते थे, जंगलों में ही अपने आप को जिंदा रखते थे, खाने पीने का इंतजाम करते थे। कभी कभी दूर दराज के गांव के लोगों के ऊपर जाकर के उनको डरा के, धमका के, उनके ऊपर अटैक करके उनसे चीजें, खाने पीने की चीजें, वस्तुएं छीन लेते थे। और ऐसे इनकी जिंदगी अगले 5 साल तक चलती रही। 5 साल तक ये ऐसे ही अपना गुजारा करते रहे। एक दिन जब ये गांव को लूटने गए तो गांव के लोगों ने इन्हें कुछ पर्चे दिखाए जिस पर लिखा गया था कि विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, विश्व युद्ध बंद हो चुका है। 2 बम नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर गिराने के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया है, और सरेंडर करने के साथ ही विश्व युद्ध खत्म हो गया है। इसलिए पूरी दुनिया में जहां जहां भी जापानी सैनिक है, उनको वापस जापान भेजा जा रहा है। ये कागज के अंदर लिखा गया था। ये चारों के चारों जो लोग थे उस समूह के, ओनोडा के समूह पे वापस जंगल आए, आपस में डिस्कशन करी
हमारी डिस्कशन में ये निकल करके इनका कंक्लूजन था कि ये यहाँ की जो आर्मी है ये उनकी एक चाल है हमें जंगल से बाहर निकालने की, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि उनकी चाल में हम फंसने वाले नहीं हैं और हम यहां से बाहर नहीं निकलेंगे। यही सिलसिला अगले 5 साल तक चलता रहा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और आर्मी बहुत परेशान थी क्योंकि ये कभी गांव वालों पे अटैक करते थे, कभी लूटपाट करते थे। अगले 5 साल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कभी लाउड स्पीकर से इनके लिए अनाउंसमेंट करते थे, कभी कागज फिकवाते थे, जंगल में कागज फिकवाते थे। लेकिन हिरो ओनोडा की कमांडिंग के तले ये चारों के चारों लोग जिंदा रहने में, अपने आप को सर्वाइव करने में कामयाब हुए। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद इनमें से एक साथी का जो हौसला था वो टूट गया। उसने निश्चय किया कि मैं सरेंडर करूंगा, तो उसने सरेंडर कर दिया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल आर्मी को, लोकल पुलिस के हवाले होकर के उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। उसके बाद 3 लोग बच के अगले 5 साल और ऐसे ही बीतने के बाद एक और साथी ने भी सरेंडर कर। ये दोनों साथी अब अगले 17 साल छुपते छुपाते जिंदा रहे, स्ट्रगल करते रहे, जैसे तैसे जिंदा रहने की जद्दोजहद करते रहे। अक्टूबर 1972 में सैनिकों ने इसके साथी को भी मार गिराया, और जब उसे मार गिराया तो उसकी डेड बॉडी को जापान भेजा गया। और डेड बॉडी जापान भेजने के बाद जापानी सरकार से, फिलीपीन की सरकार ने जापानी सरकार से गुहार लगाई कि आपका अभी एक और सैनिक यहाँ पे जिंदा है जो हमारे गांव के लोगों को परेशान कर रहा है और हमारी जो फोर्स है उसे ढूंढने में नाकामयाब है, तो कृपया आप आए और अपने उस सैनिक को समझा करके अपने साथ ले जाए। जैसे ही ये खबर जापान में मालूम हुई, जापान की जो सेना थी वो हैरान थी कि 27 साल तक हमारे सैनिक जद्दोजहद कर रहे हैं, इतने जुझारू सैनिक हैं हमारे। तो वहां से एक सर्च पार्टी को, आर्मी ने एक सर्च पार्टी को वापिस फिलीपीन भेजा, क्योंकि अब हिरो ओनोडा अकेला बच गया था। अब उसे और ज्यादा खतरा था क्योंकि वो अकेला था। अब उसने अपनी छिपने की जगह और बदल डाली। सर्च पार्टी कई दिनों तक उसे जंगल में ढूंढती रही, लेकिन ढूंढने में कामयाब नहीं हुई। अंततः हार करके फिर जापान चली गई और हिरो ओनोडा की कहानी साथ लेकर के चली गई। हिरो ओनोडा जापान में हर घर की एक कहानी बन चुका था। एक ऐसा सैनिक जो 28 साल तक, अब 28 इयर्स तक फिलीपीन में था और अभी भी जिंदा था, और उसके पास कोई सुविधा होने के बावजूद भी जिंदा था। तो वहां के हर घर की कहानी थी। लेकिन हिरो ओनोडा अभी वापस जापान नहीं पहुंचा था। ये कहानी पढ़ करके 1974 में वहां का एक स्टूडेंट, जापान का एक स्टूडेंट जिसका नाम नारियो सुजुकी था, उसने एक अपना वर्ल्ड टूर का एक प्लान बनाया और उस प्लान में उसने 3 अपने ख्वाहिशें रखी। 3 ख्वाहिशें थी, जिनको 3 टास्क थे जिनको वो पूरा करना चाहता था। उसमें नंबर 1 पे था टू फाइंड आउट हिरो ओनोडा, हिरो ओनोडा का ढूंढना। दूसरा था अब पैंडा को ढूंढना, और तीसरा था स्नोमैन को ढूंढना। क्योंकि नंबर 1 पे हिरो ओनोडा था तो स्टूडेंट सबसे पहले हिरो ओनोडा को ढूंढने के लिए फिलीपीन पहुंच गया। उसने अपने कई हफ्तों तक उसने सूत्रों से जानकारी इकट्ठी करी, क्लू इकट्ठे किए, और उन क्लू के आधार पर वो हिरो ओनोडा को ढूंढने में कामयाब हुआ। ना सिर्फ ढूंढने में कामयाब हुआ बल्कि उससे मिला भी और उसको समझाया कि मैं जापान से आया हूं, मैं आपका देश का वासी हूं। जापान सचमुच हार चुका है। 2 बहुत बड़े बड़े बॉम्ब गिराए गए जिन्होंने पूरे के पूरे शहर नष्ट कर दिए और जापान सरेंडर कर गया। कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारा देश और खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। जापान का हर एक जो नागरिक है आज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो हिरो ओनोडा जानता था कि अगर अब वो यहां से बाहर गया, उसने फिलीपीन की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की सेना को, वहां के गांव के लोगों को इतना परेशान किया है कि अब फिलीपीन की सरकार उसे जाने नहीं देगी। तो उसने सुजुकी को कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओ। मेरा कमांडर जब तक मुझे लेने नहीं आएगा, जब तक मैं उसके मुंह से ना सुन लूं कि जापान हार चुका है, मैं इस बात पे यकीन नहीं करता हूं। और सुजुकी खाली हाथ वापिस जापान गया। उसने जब ये आर्मी को बात बताई, आर्मी के ऑफिसर को बात बताई, तो उस वक्त के जो करंट कमांडर थे, वो कमांडर हिरो ओनोडा को लेने के लिए वापिस हिरो ओनोडा को लेने के लिए फिलीपीन के उस टापू पे पहुंचे और सुजुकी के बताए रास्ते पर वो
हीरो ओनोडा से मिलने में कामयाब हुए। कमांडर ने हीरो ओनोडा को कहा कि मैं तुम्हारा कमांडर हूं, जो तुम्हारे पहले वाले कमांडर थे वो अब नहीं है, अब मैं तुम्हारा नया कमांडर हूं और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम हमारे साथ यहां से वापस देश चलो, सरेंडर करो और देश वापस चलो, क्योंकि जापान सचमुच हार चुका है। 2 बहुत बड़े बड़े बम गिराए गए, हमारे देश ने सरेंडर कर दिया। जब ओनोडा ने फाइनली अपने कमांडर से ये सुना कि उनका देश हार चुका है, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे दुख हुआ कि उसने अपनी जिंदगी के बहुत वैल्यूबल जवानी के पूरे 30 साल यूं ही व्यर्थ कर दिए। जिस देश को वो जिताना चाहता था वो देश तो अल्टीमेटली हार गया है, लेकिन इस डेडिकेशन से, इस कमिटमेंट से, ये जो इसकी दृढ़ता थी, इसकी जो कमिटमेंट थी देश के प्रति, अपने काम के प्रति, उससे ना सिर्फ जापान, ना सिर्फ फिलीपीन, बल्कि पूरा का पूरा विश्व हैरान था। क्योंकि इकलौता सैनिक आज इतिहास में, अब तक के इतिहास में ऐसा रहा है जो अपने देश के लिए 30 साल तक गोरेला फाइट करता रहा। 10 मार्च 1975 को अब 55 वर्षीय हीरो ओनोडा, एक गोरिल्ला फाइटर, एक महान सैनिक ने आत्मसमर्पण कर दिया फिलीपींस की सेना के सामने। समर्पण करने के साथ ही वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि उसने जो भी ये गोरिल्ला फाइट करी, ये एक सैनिक के नाते करी। जो भी उसने कष्ट या परेशानी दी हो गांव वालों को, वहां की सेना को, वो उसने अपने देश के खातिर दी थी, क्योंकि उसका काम ही यही था, उसका ये कर्म था। राष्ट्रपति ने भी उसकी बहादुरी को देखते हुए, उसकी कमिटमेंट, अपने देश के प्रति उसका लगाव, अपने जो काम है उसके प्रति उसकी कमिटमेंट, डेडिकेशन को देखते हुए उसे माफ कर दिया और जापान वापस भेज दिया। जब हीरो ओनोडा जापान वापस आए तो वहां के लोगों के बीच में हीरो ओनोडा को लेकर के बहुत उत्साह था। हीरो ओनोडा का जो कॉन्फ्रेंस हुई, सब लोग जानना चाहते थे हीरो ओनोडा ने ये कैसे किया। तो सबसे पहला प्रश्न हीरो ओनोडा से यही था कि इतने साल, इतनी परेशानियां, इतने ट्रबल झेलने के बाद, इतने कष्ट झेलने के बाद, क्या तुम्हारे मन में कभी नहीं आया कि इन सारी परेशानियों के बारे में, अपनी जूझती उम्र के बारे में, तुम्हारी शादी की उम्र निकल गई है, तुम बूढ़े हुए उन जंगलों में, तुम्हें खाना समय पर नहीं मिला, तुम्हें पानी नहीं मिला, जिन कपड़ों में तुम टापू पर गए थे उन्हीं कपड़ों में आज तुम वापिस आए हो 30 साल बाद। इतनी परेशानियां, इतना स्ट्रेस झेलने के बाद, इतना जूझने के बाद, क्या तुम्हारे मन में कभी नहीं आया कि तुम किसी तरीके से अपने देश से कांटेक्ट करो और इन सारे परेशानियों के बारे में बताओ। हीरो ओनोडा ने एक बड़ी शानदार बात कही। हीरो ओनोडा ने कहा, जब मैं छोटा था तो किसी छोटी सी परेशानी को लेकर के मैंने अपनी माँ के पास कंप्लेंट करने गया। मेरी माँ उस वक्त थोड़ा टेंशन में थी। मेरी माँ ने मुझे जोर से पकड़ते हुए कहा कि जीवन में कभी कंप्लेंट मत करना। क्यों? क्योंकि मैंने भी कंप्लेंट नहीं की। जब तुम मेरे पेट में थे तब तुम पैदा होना चाहते थे, तो मैंने तुम्हें पैदा किया। जब तुम पैदा हुए तब तुम मेरा दूध पीना चाहते थे, तो मैंने तुम्हें दूध पिलाया। जब तुम अपने डायपर में पॉटी कर देते थे, सुसु कर देते थे, मैंने बिना कंप्लेंट किए उन्हें चेंज किया है। तुम्हें जब जो चीज की जरूरत थी, कई वर्षों तक मैंने तुम्हारी वो जरूरतें पूरी की है। आज अगर मैं किसी चीज की तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं कर पा रही हूं तो उसकी कंप्लेंट मुझसे मत करो। खुद हिम्मत करो, ऊपर उठो, मेहनत करो, थोड़ा कष्ट झेलो और कुछ नई चीजें सीखो, कुछ करने की हिम्मत करो, लेकिन जीवन में कभी कंप्लेंट मत करो। वो मेरी माँ की उस दिन की बात मुझे आज तक याद है, इसलिए मैंने जीवन में कभी कंप्लेंट करना सीखा ही नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको प्रेरित करेगी। ये प्रेरित करेगी कि ऐसे भी लोग होते हैं क्या दुनिया में जो कंप्लेन नहीं करते हैं? बिल्कुल होते हैं। हर सफल व्यक्ति, हर सक्सेसफुल और हैप्पी आदमी, एक तो वो जो सफल हैं और खुश हैं। मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं? वो लोग जो सफल है और खुश हैं, वो इसलिए सफल और खुश है क्योंकि वो जिंदगी में कभी किसी से कंप्लेन नहीं करते हैं। कंप्लेन करने के क्या नुकसान हो सकते हैं? एज एन इंडिविजुअल आपके शरीर पे, आपकी बुद्धि पे, आपकी ग्रोथ पे, आपकी सफलता पे, आपके परिवार पे क्या असर पड़ता है, आपके आसपास के लोगों पे, जब आप कंप्लेंट्स करते हैं? ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ बनने के लिए, कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, दोस्तों के साथ ही सारा वीडियो शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।